हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज फिर से आ गए आपके बीच, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब है। थोड़ा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तीखा, जो भी कहें आप। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये तो बहुत इजी टॉपिक है, और वहीं दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही टफ जैसा फील होता है। तो चलिए आज दोनों के कंसेप्ट को बैलेंस करते हुए इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस कम से कम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, और हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित एक क्वेश्चन तो रहता ही है लॉन्ग, वो आपको छूटे ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अपने पुराने कंसेप्ट को, कि जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं, चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में जब कभी भी हम आते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के सारे फॉर्मेट का, सारे टाइप का यूज नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री में घुसते ही, ट्रिगोनोमेट्री में इंटर करते ही आप बस राइट एंगल ट्रायंगल पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही बेस, राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस, और उसी में परपेंडिकुलर का हम इमेजिनेशन करते हैं, और अपने सुविधा के हिसाब से बेस परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है, हाइपोटेनस कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो इन्हीं सभी बातों को एक साथ रखते हुए हाइट एंड डिस्टेंस का जब हम शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने नजर आती है वो ऊंचाई, और दूसरी दूरी। ऊंचाई यानी हाइट, और दूरी यानी डिस्टेंस। तो व्हाट इज हाइट एंड व्हाट इज डिस्टेंस हियर? हाइट तो सब लोग समझते हैं, डिस्टेंस भी सब लोग समझते हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस करके एक चैप्टर क्यों बन गया, एक टॉपिक का नाम कैसे पड़ गया हाइट एंड डिस्टेंस? तो इसी पर आज हम विचार करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये एक फिगर हम बना के पहले से रखे हैं, ये ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन। तो ये फिगर हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल कहीं से उबड़ खबर नहीं है। और इस प्लेन को अगर हम प्लेन पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दे, तो ये प्लेन पर बना हुआ स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ एक खंभा खड़ा है, तो खंभा जो खड़ा है वो कुछ हाइट तक जाएगा, तो इट मीन्स कि यही तो हाइट हो गया इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और मान लेते हैं इस खंभा के टॉप का ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से कर रहे हैं, तो फिर इसके फुट और यहाँ के बीच की दूरी ही तो डिस्टेंस हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट यहीं से बनता है। यानी जो सरफेस लेवल आपको मिले, जहां आप खड़े होके, बैठ के, लेट के देख रहे हो, वो सरफेस लेवल, और कोई खंभा खड़ा है, उस खंभा के टॉप को देख रहे हैं, तो खंभा का जो लेंथ हुआ वही हाइट हो गया, और खंभा का जो फुट है उस सरफेस पे, जहां भी उस फुट पॉइंट से आप जहां भी बैठ के देख रहे हैं, वहां का जो डिस्टेंस है वो दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो आप समझ गए कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, समझ क्या गए, ये ऑलरेडी समझते थे आप। लेकिन एक फिगर में हाइट एंड डिस्टेंस साथ में कैसे आ गया, ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हमको एंगल के नाम पर दो नया एंगल का नाम सामने आ जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको हम समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस कंसेप्ट। अब चलिए समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या और डिप्रेशन क्या? तो एक फिगर हम ड्रॉ किए हैं। फिगर ड्रॉ क्या किए हैं, ये तो पहले से ही किए हुए थे। आप ऐसे समझे कि ये ए बी कोई पोल है, ये ए है और ये बी है। इसका फुट पॉइंट क्या है, तो बी, और सरफेस है ये। इस सरफेस पे बी पॉइंट है, इसका फुट पॉइंट, और ए बी कोई पोल है। और आप यहाँ सी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं पोल के टॉप को। तो आप जब नीचे से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊपर की तरफ देखना होगा, और ऊपर की तरफ यानी सिर उठा के देखा, उठाने को एलिवेट कहते हैं, और इसी एलिवेट से एलिवेशन बनता है, और इसी एलिवेशन से बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इस सरफेस, ये जो प्लेन सरफेस है वो, और ये जो आपका आई साइट का लाइन है, आई साइट लाइन या साइट लाइन कह सकते हैं इसको, दृश्य रेखा कहते हैं हिंदी में, इस दोनों के बीच का जो एंगल बना, मान लेते हैं ये एंगल है x डिग्री, तो ये x डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया।
एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सर उठा के देखा जाने वाला एंगल, यानी ऊपर की तरफ जब नीचे वाले ऑब्जर्वर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इन दिस फिगर इन ए बी सी, ये ट्रायंगुलर फिगर बन गया, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है तो x डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अपना x डिग्री। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। मान लेते हैं कि आप इस सी से जंप करके ए पॉइंट पर चले गए, पोल के टॉप पर आप बैठ गए। अब पोल के टॉप से अगर आप इसी सी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, या जरूरी नहीं इसी सी पॉइंट को, यहाँ मतलब इस सरफेस पे आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आप ऊपर बैठे हैं नीचे वाले पॉइंट को देख रहे हैं तो आपको सर झुका के देखना होगा, और झुकाने को ही डिप्रेस कहते हैं। डिप्रेस हो गया, देखो चेहरा मुरझा गया, डिप्रेशन में लग रहा बच्चा, है ना। तो डिप्रेस यानी चेहरा झुका लेना यानी अवनमन, अवनमन यानी घटित हो, घट जाना, कम जाना, तो उसी को बोलते हैं अवनमन कोण, और इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेस वाला। तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो ये होता है क्या, नो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता है। हम इस सरफेस के पैरेलल में एक लाइन इमेजिन करते हैं, लाइन सरफेस के पैरेलल में फिर से कहते हैं, हम इस गिवन सरफेस के पैरेलल में इस टॉप से गुजरता हुआ एक लाइन इमेजिन करते हैं, और इस आई साइट वाला जो लाइन है वो, और ये जो पैरेलल लाइन है इस सरफेस के पैरेलल, इस दोनों के बीच जो एंगल बना यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये मान लेते हैं अगर y डिग्री है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, यहाँ y डिग्री हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन y डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन x डिग्री। और जब एक ही फिगर में दोनों ही एंगल की बात चले, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप गौर करेंगे तो अभी अभी तो हम बोले हैं कि ये सरफेस लाइन है जो कि बिल्कुल ही प्लेन है, और ये क्या है, इमेजिन हम किए हैं इस सरफेस लाइन के पैरेलल में, तो ये हो गया पैरेलल लाइन। इट मीन्स कि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, और दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाला ये AC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब AC ट्रांसवर्सल और ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में जैसे ही कोई ट्रांसवर्सल इंटर करे तो फिर अलग अलग वैरायटी के एंगल का ओरिजिनेशन होता है, जिसमें अल्टरनेट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और भी है कुछ, लीनियर पेयर नहीं, कोई इंटीरियर है। तो इसमें आप गौर करें तो ये x एंड ये y आपस में अल्टरनेट मिलेगा आपको, अल्टरनेट। अब आप इसको ज़्यादा आगे बढ़ के अल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर अल्टरनेट कहते हैं, ये चलेगा, लेकिन कुल मिला के ये है तो अल्टरनेट, एंड अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन के बीच तो इक्वल होता है। इट मीन्स कि x एंड y का वैल्यू इक्वल ही आएगा, x और y का वैल्यू इक्वल ही आएगा। तो इससे हम ये बात समझाना चाह रहे हैं आपको कि मान लेते हैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और ज़रूरत है एंगल ऑफ डिप्रेशन का, तो आप एंगल ऑफ डिप्रेशन में वही वैल्यू यूज कर लें जो एंगल ऑफ एलिवेशन में दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का डिग्री मेजर बिल्कुल ही इक्वल होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब समझ ही गए तो कुछ 2-4 ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देख लेते हैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और इस ऑब्जेक्ट में कौन क्या है। और एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी लेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगुलर फॉर्म में ही होगा, जैसा कि हम यहाँ राइट एंगल का साइन दिए हैं इस साइड या इस साइड। तो राइट एंगल का साइन मतलब क्या, कोई भी पिलर, कोई भी वॉल, कोई भी पोल वगैरह कुछ भी, या आदमी ही क्यों ना खड़ा हो, वो सरफेस के साथ हमेशा राइट एंगल पर ही खड़ा रहेगा। चलिए ठीक है, तो 2-4 एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और क्लियर करवाने का प्रयास करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कि एक पिलर, एक पोल, एक टावर, कुछ भी, ये टावर है, ऐसे एक खड़ा है, एक ग्राउंड पर सरफेस है, वो प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस। दिन के समय है तो सूरज कहीं ना कहीं तो रहेगा। अब सूरज मान लिया यहाँ पर है, अब यहाँ पे है तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं सनरेज ऐसे चलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा और स्ट्रेट हो जाएगा ये, तो स्ट्रेट लाइन में चलते चलते ये सनलाइट यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या देखें कि इतना दूरी तक क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया,
तो आप गौर करिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसी का शैडो बन गया, छाया बन गया। तो शैडो वाला केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एंड स्टार्टिंग हम कर सकते हैं इसको हाइट एंड डिस्टेंस का। बिल्कुल ही माइनर पॉइंट है इसमें कि आपको पोल का हाइट दिया है, शैडो का लेंथ निकालने को बोलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसा कुछ दे देगा आपको। मान लिया कि बात सूरज की चल रही है, तो सूरज तो ऊपर रहते हैं, ऊपर से नीचे के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं सूरज के रन सन रेज के अकॉर्डिंग, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो गिवन रहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बाय सन रेज फॉर अ पोल और टावर और जो कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल पीओ होगा, तो वर्टिकली खड़ा रहेगा, उसको उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना डिग्री बनता है। तो शैडो का लेंथ फाइंड करें अगर पोल का लेंथ गिवन है तो, या शैडो का लेंथ ही गिवन है तो पोल का लेंथ फाइंड करें, या हो सकता है पोल और शैडो दोनों का लेंथ पता हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करें, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करें। तो चलिए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल जैसे इसमें हम ऐड कर देते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है कुछ, और ये कैसे निकालेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ऑलवेज याद रहना चाहिए रेशियो अगर भूल गए तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस आप आधा अधूरा कर पाएंगे, ढंग से आपसे होगा नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व। तो रेशियो क्या देखे थे हम लोग, रेशियो 6 थे, और 6 कौन, 3 साइन कॉस टेन, और 3 इसी साइन कॉस टेन का उल्टा कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, कॉस का मतलब बी बाई एच, और टेन का मतलब पी बाई बी। यहाँ पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, यही तीनों तो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर आप ये इसको गौर से देखें तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखेगा। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखने का क्या मतलब कि ये पोल हो गया परपेंडिकुलर, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो पोल हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ये राइट एंगल है बीच में, और यह हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस कौन, सनरेज। तो लेंथ ऑफ सनरेज फ्रॉम हेयर टू देयर। अब ऐसी स्थिति में हमको ये सोच लेना है सबसे पहले कि हमको गिवन क्या है, हमको लाना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, और कुछ देर पहले हम बताए थे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन का डिग्री मेजर एक ही होता है। अगर दिया है डिप्रेशन और ज़रूरत है एलिवेशन का, तो आप एलिवेशन में उतना ही डिग्री यूज कर लीजिए जितना डिप्रेशन के लिए दिया हुआ है। तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लिया कि ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 30 डिग्री, और हमको इस शेडो का लेंथ फाइंड करना है। तो शेडो के लेंथ को फाइंड करने के लिए यहाँ से हमको देखना पड़ेगा, और यहाँ से देखेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसके सामने वाला पड़ने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आएगा, पहले तो हमको ये देखना है परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आएगा, तो टेन में आएगा। तो एक बात और समझ लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में टेन का ही इस्तेमाल ज़्यादा होगा, यानी साइन कॉस और बाकी तीन उल्टा, साइन कॉस और साइन कॉस का उल्टा, इसका इस्तेमाल अगर आधे में होता है तो आधे में अकेला सिर्फ टेन एंड टेन का उल्टा कॉट का इस्तेमाल होगा। तो टेन और कॉट यानी पी बाई बी। तो टेन और कॉट में से हम टेन ले लेते हैं, टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ 30 डिग्री यूज करेंगे, और मान लेते हैं पोल का हाइट आपको 100 मीटर गिवन है, 100 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, इसका कोई नाम दे देंगे, जैसे ए बी सी, और ज़्यादा उम्मीद है कि नाम तो पहले से ही रहेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी या इन ट्रायंगल सी बी ए, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का नाम कैसे लेते हैं, बीच में राइट एंगल वाला वर्टेक्स हम डालते हैं, जैसे ए बी सी बोले या सी बी ए बोले, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, और इन ट्रायंगल ए बी सी क्या, तो टेन थीटा, क्योंकि पी और बी का रिलेशन हमको टेन में ही मिलेगा, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा। अब सॉल्व जब करेंगे क्वेश्चन तो वहाँ बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सॉल्व करेंगे, अभी बस टाइप समझा देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी मीन्स ए बी अब बाई बी सी। अब ए बी का थीटा का भी वैल्यू दिया हुआ, टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 100 दिया हुआ है, 100 मीटर, और बाई बी सी। अब टेन 30 का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू क्या है, तो 100 मीटर बाई और बी सी हमको चाहिए, बी सी, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी को 1 इंटू बी सी करेंगे और 3 इंटू 100 करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा बी सी इक्वल टू 100√3 मीटर। यही आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। √3 का वैल्यू आप डाल देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आना होगा आ जाएगा।
तो शैडो एंड पोल से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर केस 2 यानी हमारी मर्जी हम जितना केस बना के आपको समझा दें, प्रयास करते हैं कि इस थ्योरी क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस समझा दें जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये पोल एंड पोल से रिलेटेड शैडो वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। या तो पोल का हाइट देगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, इसमें से कुछ भी दे देगा। तो फिर शैडो का हाइट पूछेगा, शैडो का लेंथ पूछेगा, शैडो का लेंथ दिया रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कुछ दिया रहेगा, तो फिर पोल का हाइट पूछेगा। और पोल का हाइट शैडो का लेंथ दोनों दिया हुआ है, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन आपसे पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट केस को देखते हैं। नेक्स्ट केस हो जाएगा काइट वाला। काइट यानी पतंग, पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आप जो है ओमकार हैं, आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग का रस्सी ये हुआ और ये हो गया हाइट। जिस सरफेस पे आप खड़े होकर उड़ा रहे हैं पतंग को, उस सरफेस के अकॉर्डिंग इसका हाइट यानी कितने हाइट पे ये उड़ रहा है सो हो गया। और ये इस दोनों पॉइंट के बीच यानी इसके हाइट का जो फुट पॉइंट है, रूट पॉइंट है, जो भी कहिए आप, इसके जहाँ भी पतंग उड़ रहा है उसके ठीक नीचे वाला पॉइंट सरफेस पे और आप जहाँ खड़े हैं उस दोनों बीच के पॉइंट को डिस्टेंस कहेंगे। तो ये फिर से बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और हाइट आप देख रहे हैं, चूंकि यहाँ से तो मजबूरी है, इसके सामने वाला साइड यही परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी हाइट आपको परपेंडिकुलर के रूप में काम करेगा पतंग का, और पतंग के बेस पॉइंट और आपका जो फुट पॉइंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका बेस की तरह काम करेगा। बाकी बचा ये रस्सी की लंबाई। तो रस्सी की लंबाई, हालांकि रस्सी थोड़ा ऐसा टेढ़ा रहता है, लेकिन आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये मान के चलना है रस्सी बिल्कुल सीधा है रॉड की तरह। तो ये आपको हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस को कैपिटल एस से हम बराबर इसलिए लिखते हैं कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज होते रहता है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। यहाँ से देखने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अगर हम बोलते tan सी यानी यहाँ से देख रहे हैं, अगर बोलते tan ए यानी यहाँ से देख रहे हैं, तो tan ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए बी, और tan सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी। तो इतना तो आप पहले से भी समझते हैं। तो ऐसे में आपको कह देगा कोई भी 2-3 चीज दे देगा आपको और एक बाकी चीज आपको कह देगा निकालने को। तो जैसे अगर ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हाइपोटेनस इन द सेंस कि रोप का लेंथ आपको कह देगा निकालने को, और रोप का लेंथ कहेगा निकालने को, उसके लिए उसको कुछ देना पड़ेगा डेटा। और डेटा के रूप में क्या देना पड़ेगा, डेटा के रूप में या तो हमको परपेंडिकुलर देना पड़ेगा यानी ये हाइट कितने हाइट पर उड़ रहा है सो देना पड़ेगा, और हाइट अगर दे दिया तो ठीक है, और हाइट नहीं दिया तो ये डिस्टेंस देना पड़ेगा। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डिस्टेंस दे दिया तो भी ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों दे दिया तब तो खैर एंगल का जरूरत ही नहीं, तो फिर पाइथागोरस लगा लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। तो ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आपको यही तो बताता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में यानी आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इस तीनों में कोई एक ही दिया हो और बाकी दोनों निकालना हो। जैसे पाइथागोरस क्या कहता है, कोई 2 दिया हो तो एक निकाल लेंगे आप, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस कहता है इस तीनों में कोई एक ही दिया हो और बाकी दोनों आपको निकालना हो। बदले में क्या है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें से कुछ एक दे दे आपको, ठीक है। और उसी का यूज करके, रेशियो का यूज करके, तो रेशियो और पाइथागोरस का छोटा मोटा पार्ट दोनों को मिक्स करके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बना लेते हैं। तो इसमें अगर आपको कहेगा कि रोप का लेंथ फाइंड करें, इट मीन्स आप हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस फाइंड करेंगे अगर आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट यानी परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, और रोप का लेंथ फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, मान लेते हैं थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ के सामने हम देखते हैं तो ये हाइट आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी P बाई H किस में होता है, तो ये साइन में होता है, तो हम फटाक से यूज कर लेंगे साइन थीटा। और साइन थीटा इज इक्वल टू P के बदले ये P और H के बदले वो H, ठीक है। मान लिया आपको हाइट नहीं, ये डिस्टेंस दिया हुआ ये वाला, यानी आपको बेस दिया हुआ है, और बेस और एंगल ऑफ एलिवेशन पता क्या करना है, रोप यानी हाइपोटेनस। तो अब हमको बेस बाय हाइपोटेनस किस रेशियो में आता है उसको ढूंढ लेना है। तो बेस बाय हाइपोटेनस आता है कॉस में, तो हम कॉस थीटा यूज कर लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, तो बेस बाय हाइपोटेनस। अब इसमें आपको 1 2 3
इस 3 वैल्यू में से कोई 2 तो पक्का ही दिया रहेगा, तो बाकी एक आप निकाल लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं आपको ये हाइट ही पता करना हो, रोप का लेंथ दिया हो, तो फिर हाइट और ये हाइट और ये लेंथ ऑफ रोप क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस फिर से आ जाएंगे साइन में, है ना। मान लिया ये हाइपोटेनस ही दिया हो आपको और बेस दिया हो, आपको निकालना हो परपेंडिकुलर, तो सॉरी हाइपोटेनस दिया हो आपको, थीटा दिया हो, निकालना है हाइट, तो हाइपोटेनस बाई ये हाइट फिर से क्या आ जाएगा साइन। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनस दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस किस में होगा, कॉस में, फिर सेम कॉस में आ जाएंगे। तो यही सब चीज चलते रहेगा आपको कि 1 2 3 और एंगल मिला के 4, तो इस चारों में से कोई भी 2 दे देगा, अब बाकी 2 आपको निकालना रहेगा। कैसे कैसे निकालेंगे आप विचारते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट केस समझाते हैं आपको। हम अपने मन से नेक्स्ट केस का नाम रख दिए वॉकिंग इवेंट। वॉकिंग इवेंट इन द सेंस, कभी कभी क्या होता है आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि आप किसी रोड पर चल रहे हैं, फील्ड में चल रहे हैं, ठीक है, या आप किसी समंदर में जहाज से चल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप मूवमेंट पोजिशन में है, मोशन में है, और कोई ऐसा पोल दे दिया आपको, पोल दे दे, पिलर दे दे, कुछ भी, या लाइट हाउस दे दे इन द सी, अब कहेगा कि यहाँ जो है, यहाँ यहाँ और आप मान लेते हैं यहाँ चल रहे हैं, यहाँ तत्काल रुके हैं, तो यहाँ से आपको कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा कि आप पोल के टॉप पर देखते हैं तो आपको इतना एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाता है, थीटा मान लिया मिल जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप पोल का हाइट निकालिए या ये निकालिए, तो फिर से तो वही वाली बात हो जाएगी जो पिछला केस में समझे थे। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा इसमें कि आप चलते चलते मान लीजिए यहाँ आ गए, आप कह देगा कि यहाँ से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और मिल गया, मान लेते हैं ये 5 मिल गया। अब सरफेस तो वही है, पोल तो वही है, आप चलते चलते यहाँ से यहाँ आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातें दे देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको दे दिया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दे दिया, आप पूछ देगा हाइट क्या है, तो दोनों एंगल दिया रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इसको कुछ मान लेंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एच, इसको कुछ मान लेंगे एच, और हम आ जाएंगे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में। आपकी मर्जी, आप पहले छोटे वाले में भी आ सकते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे तो ये राइट एंगल वर्टेक्स होगा, और ये किस में आएगा, तो परपेंडिकुलर, ये फाई के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 10 में आएगा, तो हम टेन फाई यूज करेंगे, टेन फाई इक्वल टू एच बाई एक्स हो जाएगा। तो इससे हमको एच और एक्स में कुछ रिलेशन मिल जाएगा। फिर दोबारा से उसको एक इक्वेशन बना के छोड़ लेंगे, फिर आ जाएंगे इस बड़े वाले में, और इस बड़े वाले में क्या होगा, बेस हो जाएगा एक्स प्लस ये वाला डिस्टेंस जो गिवन रहेगा सो, तो इतना हो जाएगा बेस, और यही हो जाएगा हाइट। और यहाँ भी हम हाइट बाई बेस यानी पर साइन 10 लगा लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू ये एच बाई ये पूरा डिस्टेंस, और उसके बाद हम दोनों इक्वेशन बना के जैसे जो सुविधा बुझाएगा वैसे सॉल्व करेंगे। हमको जो भी रिक्वायर्ड डेटा रहेगा वो तुरंत आ जाएगा इजीली। तो ये भी एक केस हुआ। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, अब मैं क्वेश्चन करके ही दिखाऊंगा। जैसे मान लेते हैं केस 4 में हम ये कह दें कि दीवार है, इधर भी एक दीवार है, ठीक है, बीच में एक ये स्ट्रीट है, और स्ट्रीट के बीच में ठीक बीच में नहीं, मतलब कहीं भी मान लेते हैं एक सीढ़ी है, सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये छोटा वाला दीवार है, और इसी सीढ़ी को जब इधर पलट देते हैं तो यहाँ से यहाँ चला जाता है, हाइट पर जाता है, डिस्टेंस ये कम है ये ज़्यादा है, स्वाभाविक है। तो यहाँ का कुछ एंगल दे देगा, यहाँ का कुछ एंगल दे देगा, तब कह देगा कि गली का चौड़ाई निकालिए। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में पहले आएंगे, इस दोनों के इस थीटा के माध्यम से ये हाइट दिया रहेगा, चाहे ये सीढ़ी का लंबाई कुछ दिया रहेगा, ये निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का निकाल के रख लेंगे। फिर इस वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे, फिर वही बात, अगर सीढ़ी की लंबाई दी है, थीटा दिया है, तो फिर बेस बाय हाइपोटेनस जिसमें आता है उसके माध्यम से फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और यहाँ ये डिस्टेंस प्लस कर देंगे, गली की चौड़ाई आ जाएगी। तो यहाँ गले की चौड़ाई भी कभी कभी दे देगा, एंगल दे देगा, वॉल का लेंथ आपको कहेगा निकालने को, या सीढ़ी का लेंथ कहेगा निकालने को। तो जो भी आपको कहे निकालने को, उसके अगेंस्ट आपको जो भी रिक्वायर्ड डेटा होना चाहिए आपके पास, वो जरूर देगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बहुत सारे केसेस समझ में आए होंगे। इसके बेस पर और भी बहुत सारे केस, जैसे पतंग उड़ के कहीं से कहीं चला गया, है ना, जैसे यहाँ पतंग है, यहाँ से हम ऑब्जर्व करें, कुछ देर बाद यहाँ चला गया, तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गया, एक छोटा ई एक बड़ा ई,
आप यहाँ एक छोटा एंगल बनेगा, कुछ ये कुछ और एंगल बनेगा, इसके माध्यम से आप निकालते रहिए जो जो कहेगा। तो ऐसे बहुत सारे केस, चाहे चलते चलते आप मान लेते हैं टावर के इस तरफ आ गए, आप इस तरफ से देख रहे हैं, पहले इस तरफ से देख रहे थे, तो ये एंगल नहीं देके ये एंगल दे देगा। तो जो भी केसेस आपको देंगे, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको रेशियो हमेशा याद रहना चाहिए, वैल्यू याद रहना चाहिए रेशियो का। और रेशियो का कितना, 5 ही वैल्यू तो याद रखना है आपको, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। बाकी तो अपने आप आ जाएगा। फिर सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री का भी आपको ख्याल रखना है। सप्लीमेंट्री का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा, हालांकि कम्प्लीमेंट्री का इस्तेमाल होगा। और यही तो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। अब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और आपके साथ क्या चेंजेस फील होता है आपको, वो आप हमको कमेंट करके बताइए। फिर मैं कोई भी बुक लूँगा और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना के भेजूँगा।